हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी सवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। लास्ट टाइम हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टॉपिक पढ़ा था। उस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टॉपिक में बेसिकली वो वैसे ही होता है जैसे आपने कैप्स्टन में पढ़ा हुआ है, सब कुछ सेम है वहाँ पे। उसके अंदर एक कुछ स्पेशल टाइप के सर्किट्स आते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स कुछ आते हैं, उनसे रिलेटेड एक मैं थ्योरम आपको बता रहा हूँ, एक टेक्निक बता रहा हूँ सर्किट सॉल्व करने की, और ये सिमेट्री पे बेस्ड है। इसका नाम है सिमेट्रिक लाइन मेथड। तो उसके लिए आपको सपोज इस टाइप का कोई सर्किट दिया हुआ है जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, और इस सर्किट में आपको चेक करना है कि जो हमारे पास टर्मिनल्स हैं ए और बी, जैसे यहाँ पर टर्मिनल्स दिए, इनके परपेंडिकुलर लाइन पर सिमेट्री हमारे पास मिल रही है या नहीं मिल रही। तो इस केस में हमारे पास इस वाई एक्सिस में सिमेट्री हमारे पास है, वाई एक्सिस में हमें सिमेट्री मिल रही है यहाँ पे। और अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, जो वाई एक्सिस पे जितने पॉइंट्स आएंगे उन पर सेम पोटेंशियल होगा। आप यहाँ से आपको यहाँ से पता चल जाएगा सिमेट्री है तो सेम पोटेंशियल पाएगी, क्योंकि जो करंट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में हर तरफ से जा रही है तो सेम पोटेंशियल क्रिएट होगा कॉमन पॉइंट्स पर। तो आपको बस करना क्या है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है जहाँ पे हमें सिमेट्री मिल रही है, उस लाइन के अबाउट, उस लाइन से टच करने वाले जो पॉइंट्स हैं सर्किट में, सब सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। तो उसके लिए पहले तो आपको पॉइंट्स के नाम लिखने होंगे। तो सपोज मैं पॉइंट्स के नाम लिख देता हूँ। ये है पी पॉइंट, ये क्यू एंड ये आर। तो ऑन लाइन वाई द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर will be at same potential, will be at same potential due to symmetry, same potential due to symmetry about y axis, ओके। तो अगर वी पी, वी क्यू और वी आर ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं होगी और इस वाली रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और जिस रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं होती उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से सर्किट उन रेजिस्टेंसेस को रिमूव करने के बाद कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ओके, सर्किट हमारा ये रह जाएगा आफ्टर रिमूविंग दोज टू रेजिस्टेंसेज विच आर नॉट हैविंग करंट फ्लोइंग थ्रू दैम। तो हमारे पास ये सर्किट बचेगा। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका आर ए भी निकालना इजी है। ये सीरीज और पैरेलल में क्लियरली हमें दिख रही हैं, तो इसका आर ए भी निकालना, ये क्वेश्चन आपके लिए। आर ए भी निकाल के चेक करना है इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। तो ये सिमेट्रिक लाइन मेथड है। एक और मैं इस पर क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज हमें इस सर्किट दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, ये सर्किट हमारे पास, और ये सारी रेजिस्टेंसेस आर की ओम की हैं, और ये दो टर्मिनल हैं ए और बी। और आपको इस सर्किट को देख के पता चल रहा होगा कि ये सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। सर्किट को देख के ही आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन सिमेट्री से होने वाला है या नहीं होने वाला। तो इसको देख के हमें पता चल रहा है ऑलरेडी यहाँ पे सिमेट्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे सिमेट्री है तो चेक करते हैं सिमेट्री हमारी जो एक्सिस वाली लाइन है, हमारी जो टर्मिनल वाली लाइन है, उसके परपेंडिकुलर में है या नहीं है। तो उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे आप तो वो ये लाइन इस पॉइंट से क्रॉस करके जाएगी, ये इस टाइप से लाइन जाएगी। और इस टाइप से जो लाइन जाने वाली है, इसमें दोनों साइड देखो सिमेट्री हमें क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस लाइन पर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स ऐसे जंक्शन टाइप के पॉइंट्स होने चाहिए। ये बीच वाले पॉइंट ऐसे वायर के बीच में जो पॉइंट है वो काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट हमें सिर्फ मिलेगा, ये पी पॉइंट, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा एक पॉइंट मिल रहा है परपेंडिकुलर में सिमेट्री में, तो ये एक सिंगल जो पॉइंट है वो हमारा जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे होगा। जो उन दोनों का उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा बाकी सबके कंपैरिजन में वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे जो वी पी पॉइंट है इसका पोटेंशियल होगा ज़ीरो इस टाइप के केस में, अगर सिमेट्री वहाँ पर है तो अगर पी पॉइंट का पोटेंशियल ज़ीरो है, इसका मतलब यहाँ से हम ये कनेक्शन जो बन रहे हैं, तीनों कनेक्शन, एक तो ये वाला कनेक्शन है, एक ये वाला कनेक्शन और ये वाला कनेक्शन है, इनको तीनों को ब्रेक कर सकते हैं। तो तीनों को ब्रेक करने के बाद सर्किट कुछ इस टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे कनेक्शन हमने ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस इधर,
ओके, ये हमारे पास सर्किट रीड होके आ जाएगा। यहाँ पे देखो तीनों ये पॉइंट जो है हमारे, तीनों लाइंस जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो था, वहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी। तो उनको डिस्कनेक्ट करके हमारे पास ये सर्किट बन गया है और सारी रेजिस्टेंसेज हैं आर। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको सीरीज़ पैरेलल में रेजिस्टेंस इजीली दिखाई दे रही होंगी, तो उसको भी आप सॉल्व करना और आर ए भी निकलना है। यहाँ पे आर ए भी कितना आना चाहिए। तो ये सिमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं। सिमेट्री में अगर आपको सर्किट दिया हुआ है तो हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं उसे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक सेल। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक cell. So what is an electric cell? It is a device that converts chemical energy into electrical energy. Chemical energy into electrical energy. Electrical energy. ठीक है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ये फिनोमेना होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अगर आप चार्ज कर रहे हो तो उल्टा हो रहा है एक्चुअली। चार्ज कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो और ये सेल जो होती है वो एक हमें कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट पोटेंशियल सोर्स अप्लाई करती है। कांस्टेंट पोटेंशियल सोर्स है ये, हमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से मिलता है। ठीक है, करंट कांस्टेंट नहीं होती, करंट चेंज हो सकती है, लेकिन वोल्टेज हमें कांस्टेंट मिलेगा। अब सेल का जो सर्किट सिंबल है वो ये होता है, आप ऑलरेडी जानते हो उसके बारे में। ये सेल का सर्किट सिंबल है। ये दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, और दो प्लेट से ऐसे शो किया जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब सेल में कुछ पॉइंट्स होते हैं सेल से रिलेटेड, वो हमें पता होना चाहिए। उन से पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहला तो इसका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सम, इसको आप सब टॉपिक की तरह कर सकते हो, सम इम्पॉर्टेंट points about a cell, points about a cell। तो इस सब टॉपिक है इसका। पहला है इसमें पॉइंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसका मीनिंग क्या है? ये बेसिकली वोल्टेज होता है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसके नाम से आप देख सकते हो, इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है ये क्या चीज़ है। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, मोटिव का मतलब मोशन, और फोर्स का मतलब एफर्ट। तो इसके नाम में एक्चुअली फोर्स आ रहा है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज है। बस यूनिट वगैरह सब कुछ इसका सेम होता है, बस थोड़ा इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, थोड़ा सा वेरिएशन है मीनिंग में। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब द एफर्ट विच मूव्स अ चार्ज। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्डली वही होता है जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज is called EMF, is called इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF। तो क्वेश्चन आता है कि इसमें और नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क बस इतना है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है EMF जिसे हम बोलते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन द सर्किट इज़ ओपन, व्हेन द सेल इज़ नॉट कनेक्टेड टू अ क्लोज सर्किट, व्हेन देयर इज़ नो करंट। तो इसके बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है, EMF इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, maximum potential difference between the electrodes of a cell, between the electrodes of a cell in open circuit, in open circuit, meaning when there is no current, when there is no current। तो जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो जो बैटरी के सेल्स का टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसको ईएमएफ बोलते हैं। तो ये ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में कनेक्शन है। अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो उसे हम ईएमएफ नहीं बोलेंगे, उसे हम पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल बोलेंगे, और उसका टेक्निकल टर्म है टर्मिनल पोटेंशियल। तो वो नॉर्मल पोटेंशियल बन जाएगा उस केस में। तो ये जो ईएमएफ होता है ये सर्किट में करंट पर डिपेंड नहीं करता, बाकी सारी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, ये एक सेल की प्रॉपर्टी है। तो ये डिपेंड करता है, depends on nature of electrodes and electrolytes, nature of electrodes and electrolytes, electrolytes। ठीक है, and independent of
the amount of electrolyte or the size of cell. The amount of electrolyte or the size of cell. Size of cell, full stop. तो जो EMF हमारा वो सेल की प्रॉपर्टी है और बेसिकली ये नो करंट यानी ओपन सर्किट कंडीशन में किसी भी दो प्लेट्स के जो हमारे सेल के जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जब वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। और ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड की और इलेक्ट्रोलाइट की नेचर कैसा है, वो कौन से टाइप के हमने लिए हैं और कितना इलेक्ट्रोलाइट दिया है, साइज़ क्या है, उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। ओके इसकी यूनिट ऑफ कोर्स वही होती है जो सारी वोल्टेज की होती हैं, ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट, और ये स्केलर क्वांटिटी है, सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो वोल्टेज की होती हैं। नेक्स्ट है, ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेल की प्रॉपर्टी में इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसको स्मॉल r से शो करते हैं और EMF को ऑब्वियसली हम कैपिटल E से शो करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको नेम से सजेस्ट हो रहा है कि क्या चीज़ है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। It is the resistance produced by electrolytes and electrodes of a cell। तो ये सेल की खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, हैंस द नेम इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो सेपरेशन होता है प्लेट्स के बीच का या इलेक्ट्रोड्स के बीच का, उस सेपरेशन की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो उसका कनेक्शन क्या है उसका, अगर जितना ज़्यादा हम सेपरेशन बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोड्स के बीच का उतना ज़्यादा हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से लिखूँगा। स्मॉल r इंक्रीजेस या शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, स्मॉल r इज़ प्रोपोर्शनल टू d, ऐसे लिख देते हैं, स्मॉल r प्रोपोर्शनल टू d, वेयर d इज़ द सेपरेशन between the electrodes, separation between the electrodes यानी सेपरेशन बढ़ाने पे हमारी स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने लगती है। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टीज़ की, ये कंडक्टिविटी की अपोजिट होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की अपोजिट होती है। ऑब्वियस है वो तो, जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोलाइट की उतना कम रेजिस्टेंस वहाँ पे प्रोड्यूस करेगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो लॉजिकल है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट R इज़ प्रोपोर्शनल टू C, वेयर C इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जितना ज़्यादा कंसनट्रेट करेंगे, कंसनट्रेशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का, उतना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा मटेरियल होगा ऑब्वियसली। कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस कम होने लगती है। तो टेम्परेचर की ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। जितना एरिया बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस ये कम होगी। तो ये वैसा ही है जैसे नॉर्मल रेजिस्टेंस का केस होता है। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो इन चीज़ों पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है और इंटरनल रेजिस्टेंस का मैंने मीनिंग बताई दिया आपको। तो यहाँ से सारे चेंजेस इसमें आते हैं। तो ये दो पॉइंट हो गए, EMF हो गया सेल का और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड वाला हमारा पॉइंट है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल इसको हम शो करते हैं कैपिटल V से, कैपिटल V। सो अब ये V और E इन दोनों में कनेक्शन होता है। V जो E था हमारा EMF, वो प्लेट्स के बीच का, टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल था जब करंट फ्लो नहीं हो रही है, और ये तब है जब करंट फ्लो हो रही है। टर्मिनल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड्स व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट एंड द सर्किट इज मतलब क्लोज सर्किट ऑब्वियसली। सो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between electrodes in case of closed circuit, in case of closed circuit meaning when there is current, when there is current flowing
in the circuit, current flowing in the circuit, फुल स्टॉप। तो ये हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल है। तो टर्मिनल पोटेंशियल, अब इन सब में रिलेशन निकाल के देखते हैं। तो एक पूरा सर्किट बनाते हैं पहले इसके लिए। ये सेल है हमारे पास और ये इसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसी लोड से कनेक्टेड है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसको जनरली ऐसे शो करते हैं ब्रैकेट में, या आप यहाँ पे कनेक्ट भी कर सकते हो उसे। तो इन दो तरीके से इसे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कनेक्शन इसका दिया हुआ है। यहाँ पे इसका टर्मिनल पोटेंशियल V है और इसका EMF है E। तो सबसे पहली चीज़ जो EMF इसका होगा वो V से बड़ा होता है इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। और कितना बड़ा होता है? E इक्वल्स टू होता है यहाँ पे V और प्लस IR, I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहला रिलेशन तो ये आप और V इक्वल्स टू लिख सकते हो E माइनस IR। तो जो मैक्सिमम EMF होता है उसमें से IR यहाँ पे माइनस हो जाता है, लॉस हो जाता है। जो बचता है वो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल बचता है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला इसका। दूसरा, करंट का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो वोल्टेज यानी टर्मिनल पोटेंशियल की वजह से फ्लो होगी। तो उसका फॉर्मूला, सॉरी EMF की वजह से, तो उसका फॉर्मूला होगा कैपिटल E टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो I इक्वल्स हो जाएगा E अपॉन R प्लस कैपिटल R, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल R यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। कैपिटल R है यहाँ पे एक्सटर्नल लोड और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लोड। तो ये कैपिटल R हो गया। इसका रिलेशन हमने देख लिया। अब अगर चार्ज करो, ये डिस्चार्जिंग के लिए है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग के लिए है बेसिकली। अगर हम चार्जिंग कर रहे हैं, इन केस ऑफ चार्जिंग द कैपेसिटर, सॉरी सेल, उस केस में हमारे फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल्स टू E प्लस IR। जो I की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, तो वहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा कैपिटल E से चार्जिंग के केस में। तो ये इसके रिलेशन आते हैं यहाँ से। और इसको आप अगर आप शॉर्ट सर्किट कर दो, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, तो उसका मतलब क्या हुआ, हमने लोड हटा दिया वहाँ से, लोड वहाँ से हट जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सर्किट आप बनाना चाहो तो इस टाइप का बनेगा कुछ। ये हमने यहाँ से शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो अब लोड में कोई करंट नहीं जाएगी, लोड यहाँ से हट जाएगा। तो इस केस में V इक्वल्स टू E आ जाएगा और I इक्वल्स टू E अपॉन R हो जाएगा शॉर्ट सर्किट के केस में। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट का केस हो गया। ये हमने सारी पॉइंट्स की बात कर ली इसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से फिनिश। ओके, अब इसके पावर के बारे में बात करते हैं। पावर डिलीवर्ड बाय द सेल, नेक्स्ट है पावर डिलीवर्ड बाय द सेल। बाय सेल। ओके, तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। तो यहाँ से I की वैल्यू लगा देंगे। I की वैल्यू होती है E स्क्वायर और स्मॉल r प्लस कैपिटल R होल स्क्वायर इंटू R। ये पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, पावर डिलीवर्ड बाय सेल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी R पर कितनी पावर हमें मिल रही है वो ये इस चीज़ का फॉर्मूला है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो कि मैक्सिमम पावर कितनी आनी चाहिए। फॉर मैक्सिमम पावर, किसी भी चीज़ का मैक्सिमम निकालते हैं तो हमें मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें DP अपॉन DR, ये हमें डिफरेंशिएशन 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। यहाँ से E स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास R अपॉन R प्लस कैपिटल R होल स्क्वायर और D अपॉन DR। इसको हमें 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से E स्क्वायर तो 0 में चला गया, ये फंक्शन बचा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते हैं। R ब्रैकेट में -2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R पावर -3 और प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R पावर -2 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो मैंने सिर्फ सिंपली डिफरेंशिएशन किया है, इसमें कुछ भी और फैंसी नहीं हुआ है। आप अपने आप करके सॉल्व कर सकते हो उसे। तो यहाँ से हमारे पास आएगा -2r अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R टू द पावर 3 और प्लस 1 अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R टू द पावर 2 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर टू द पावर 2, ये कॉमन आ गया, अंदर बचा ब्रैकेट में 1 माइनस 2r डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल्स टू 0। तो ये पूरा फंक्शन भी 0 में चला गया, क्योंकि होल स्क्वायर है तो नेगेटिव हो नहीं सकता, ये 0 में चला जाएगा। 1 और बचेगा हमारे पास 1 माइनस 2r अपॉन आर प्लस कैपिटल आर इक्वल्स टू 0। हैंस 2r अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल्स टू 1, हैंस 2r इक्वल्स टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, हैंस कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर। तो ये कंडीशन है फॉर मैक्सिमम पावर। तो ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होती हैं तब मैक्सिमम पावर हमें लोड पर मिलती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है लोड पर। सो कंडीशन हमारी यहाँ पे स्टार बना के आपको अलग से लिख लेनी है, फॉर मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस्ड ऑन लोड internal resistance of cell must be equals to the external resistance of the load, external resistance of load यानी स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। ये कंडीशन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की, मैक्सिमम पावर हमें इस कंडीशन पे यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये सेल के बारे में हमने सारी केसेस देख लिए। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि सेल्स को अगर हम कंबाइन करें तो वहाँ से क्या इफेक्ट मिलता है हमें, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कैसे होती है, तो वो देखते हैं। ओके, अब एक चीज़ और है कि आप इसका एक वैल्यू, इसकी वैल्यू और निकाल के देख लेते हैं। वैल्यू हमने नहीं निकाली, ये मैक्सिमम पावर आएगी कितनी वो और चेक कर लेते हैं। तो पी मैक्सिमम आना कितना चाहिए, ये वैल्यू वहाँ पे प्लेस कर दो ओरिजिनल फॉर्मूले में, तो हमारे पास मैक्सिमम पावर आ जाएगी। तो उसको आप लगाओगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर होल स्क्वायर। तो ई स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इंटू आर, यानी हमारे पास आ गया ई स्क्वायर अपॉन 4r। तो मैक्सिमम पावर हमारे पास आए, मैक्सिमम पावर इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल आर या ई स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल है तो आप कुछ भी लगा सकते हो इसमें, ये मैक्सिमम पावर होगी। इसका आप अगर ग्राफ ड्रॉ करो पावर का रेजिस्टेंस के साथ में तो वो कुछ इस टाइप का बनना चाहिए, इस साइड में रेजिस्टेंस, इस साइड में पावर। तो पहले पावर जब रेजिस्टेंस 0 है तो पावर 0 होगी, क्योंकि कैपिटल आर का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो पावर 0 होगी। फिर वो इंक्रीज़ करेगी और वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे पावर जो है वो स्ट्रेट लीनियर फॉर्म में नहीं है, वो पैराबोलिक फॉर्म में आएगा। और इसके बाद ये मैक्सिमम पर रीच करेगा, ये पावर मैक्सिमम पर रीच करेगी पी मैक्स विच इज़ इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4r। और इसके बाद मैक्सिमम पर आने के बाद ये ऑब्वियसली ड्रॉप करेगी और आगे ड्रॉपिंग में जाएगी। ये इसका ग्राफ बनेगा और मैक्सिमम पावर हमें मिलेगी कहाँ पर, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पॉइंट पर मिलेगी। तो ये इसका ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए। इसके लिए ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक ट्राई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, इसको देखते हैं। तो पहला इसमें जैसे रेजिस्टेंसेस में होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सीरीज़ ग्रुपिंग। तो इसमें हमारे पास सेल्स जो हैं वो कुछ इस टाइप की लगी होंगी। सपोज हमने एग्जांपल लिया कि हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स हैं, n सेल्स हैं और वो ऐसे कनेक्टेड हैं सीरीज़ में, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो इस टाइप का हमें सर्किट दिया हुआ है। n आइडेंटिकल सेल्स, वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, डिफरेंट होंगी तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है, तो हर सेल की जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हर सेल की जो EMF है E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो हर सेल के लिए सेम रहेगा। ये कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि जब सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं तो इस टाइप का कनेक्शन हमें दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस टाइप के कनेक्शन में जो सेल्स की वैल्यू है, ये वोल्टेज की वैल्यू है, वो एडअप हो जाती है। तो यहाँ पे जो ई नेट होगा, ई इक्विवेलेंट जो आएगा वो सबका EMF ऐड करके आ जाएगा, सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा NE। और क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस सारे सीरीज़ में है तो वहाँ पर भी जो नेट निकल के आएगा वो R1 + R2 वाले फॉर्मूले से निकल के आएगा, तो वो भी हो जाएगा R + R
प्लस डॉट 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 आर इक्वल्स टू एन आर। ये हमारे पास नेट ईएमएफ और नेट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई। इसको लगा के आप फॉर्मूला लिख सकते हो। आई का फॉर्मूला इस केस में क्या हो जाएगा, करंट का फॉर्मूला, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी और इसका फॉर्मूला होगा आई इक्वल्स टू एन ई डिवाइडेड बाय एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये इस केस में इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे आप स्पेशल कंडीशंस देख सकते हो क्या क्या बन सकती हैं। जैसे इस केस में अगर आप मैक्सिमम पावर निकालना चाहो, मैक्सिमम करंट निकालना चाहो, इन दिस केस मैक्सिमम करंट will be when is capital R is very very greater than small n into R, यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस केस में क्या होगा कि जो एन आर है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो आई इक्वल्स टू बचेगा एन ई अपॉन कैपिटल आर। तो हमारे पास ये मैक्सिमम करंट का केस बन जाएगा, ये मैक्सिमम करंट आ जाएगी। अगर आप इसका उल्टा करोगे तो मिनिमम करंट आएगी, वो मैक्सिमम करंट नहीं होगी, काफ़ी करंट जो वैल्यू है कम आएगी। अब इसमें एक और स्पेशल केस है कि अगर आप यहाँ पे n सेल्स दिए, इसमें से कुछ सेल्स को आप अगर रिवर्स कर दो, यहाँ पे जो हमने सर्किट बनाया है इसमें सेल्स सेम साइड में लगी हुई हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर इसमें से मैं एक सेल को रिवर्स कर देता हूँ, इफ़ वन सेल इज़ रिवर्स्ड, वन सेल इज़ रिवर्स्ड इन गिवन सर्किट, तो क्या होगा कि वो सेल वहाँ से टोटल ईएमएफ में से माइनस हो जाएगी और वो अपने साथ एक और सेल की ईएमएफ को क्रॉस कर देगी। यानी एक सेल को आपने रिवर्स किया तो वो एक दूसरी सेल को लेके नेट ज़ीरो कर देगी, तो हमारे पास दो सेल की कमी आ जाएगी। अगर एक सेल को रिवर्स किया तो उसका जो ईएमएफ है वो माइनस हो जाएगा दूसरी सेल के साथ में, तो वहाँ से दो सेल वहाँ से गायब हो जाएंगे, दो सेल हमारे नेट ईएमएफ में से हट जाएंगे। तो नेट ईएमएफ आ जाएगा इस केस में n-2 ई, करेक्ट। लेकिन बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ईएमएफ में ही चेंज आएगा, बाकी सब में कोई चेंज नहीं आएगा। करंट में ऑब्वियसली चेंज आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर आप यहाँ पे कोई रैंडम नंबर हमने ले लेते हैं, जैसे पी सेल्स को अगर आप यहाँ पे रिवर्स कर दो, इफ़ पी सेल्स आर रिवर्स्ड इन दिस केस, देन तो ई नेट कितना हो जाएगा अब इस केस में n-2p इंटू ई। तो करंट हो जाएगी n-2p इंटू ई डिवाइडेड बाय रजिस्टेंस सेम रहेगी क्योंकि उसके पोलरिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस तो हमेशा ऐड ही होनी है, वो नेगेटिव होती नहीं है। तो करंट हमारी ये चेंज होके आ जाएगी। तो इस केस में हमारे पास करंट फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये स्पेशल केसेस हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए। अब ऐसे ही ये हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन देख लिया। अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उस केस में क्या होगा वो चेक करते हैं। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, ये था सीरीज़ कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सपोज हम केस लेते हैं, इफ़ m सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और सिंप्लीफिकेशन के लिए आइडेंटिकल ले लेते हैं, आप नॉन आइडेंटिकल लेके भी उसके लिए सॉल्व कर सकते हो। तो m आइडेंटिकल सेल्स है हमारे पास, आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं। इसका सर्किट बनेगा कुछ इस टाइप का, एक एक करके सारी सेल्स हमारी कनेक्टेड होंगी। इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, अदरवाइज़ ब्रैकेट में भी बन सकती है, जैसे पहले बताया था मैंने। ये सारी पैरेलल में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस सेल्स, और टोटल हमारे पास m सेल्स हैं। फिर हमने इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी लोड से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा लोड या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये सारी आइडेंटिकल हैं, तो सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है R, और सबका ईएमएफ भी सेम है E। अब हम जानते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ हमारा सेम रहता है, ईएमएफ हमारा पैरेलल में सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो इसका मतलब नेट ईएमएफ हमारा चेंज नहीं होगा। नेट ईएमएफ हमारा एक ब्रांच का जो ईएमएफ है उसी के बराबर रहेगा, तो ई नेट हमारा ई आ जाएगा। लेकिन जो नेट रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो रही है, आर ये सारी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो रही हैं, तो इन सब को सॉल्व करके R/m आएगा। पैरेलल कनेक्शन में सॉल्व करेंगे इसे तो R/m आ जाएगा। तो यहाँ से करंट का फॉर्मूला आएगा टोटल ईएमएफ यानी E डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस यानी R/m। ये इस केस में करंट का फॉर्मूला हो जाएगा पैरेलल के लिए।
तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस टाइप से सॉल्व होगी सेल की वैल्यू। अब यहाँ पे भी कुछ स्पेशल केस देखते हैं। जैसे सपोज़ हमें मैक्सिमम पावर निकालनी है, सपोज़ हमें मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम करंट के केस में मैक्सिमम करंट will be drawn when R by M उल्टा हो जाएगा। पहले इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम थी कैपिटल आर से, अब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कैपिटल आर से, इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो यहाँ से कैपिटल आर हट जाएगा और हमारे पास आई इक्वल्स टू बचेगा ई डिवाइडेड बाय आर बाय एम, यानी आई इक्वल्स टू एम ई डिवाइडेड बाय आर। ये मैक्सिमम करंट का इसमें केस हो जाएगा। तो इस टाइप से पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को आप मिक्स कर दो तो हमारे पास मिक्स्ड ग्रुपिंग बनेगी, उसको भी अभी चेक करेंगे। पहले इतना आप सॉल्व करके देख लो।